नमस्कार साथियों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अब एग्जाम बहुत दूर नहीं है। ये नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर बीतने वाला है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च में आप सबका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, तो आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट वन है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। या इसके आज हम जो जानेंगे यह बेसिक है। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप सबको पता ही होगा कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आना कन्फर्म है। लॉन्ग क्वेश्चन या 5 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए बेहतरीन तैयारी करने के लिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में 0.05 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको लास्ट तक यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही मिलेगा, तो आप हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि मानव जनन तंत्र क्या होता है, मानव जनन तंत्र का परिचय क्या होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव जनन तंत्र का परिचय। मानव जनन तंत्र का डिफिनीशन क्या होता है। आप सब तो कई बार पढ़ लिए होंगे और आप सब आज यहाँ से पढ़िए, कंफ्यूजन एकदम दूर, क्लियर हो जाएगा सब। बात करते हैं मानव जनन तंत्र का परिचय। जनन तंत्र मुख्य कार्य प्रजनन करना होता है, यानी नई संतानों को जन्म देना होता है। मानव में प्रजनन के कारण अगली पीढ़ी तैयार होती है, जिससे मानव प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। जो मानव प्रजाति की निरंतरता होती है वह बनी रहती है। जो नई संतानें होती है वह जन्म देती हैं, जन्म देने के बाद जिससे मानव प्राणी का अगली पीढ़ी की तैयारी होती रहती है, जिससे मानव जाति जो होते हैं निरंतरता एक सिस्टमेटिक पोजीशन बना रहता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मानव जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज लगा हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र। अब इनके बारे में हम आगे बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं और इनमें क्या क्या पाया जाता है। प्रजनन के उद्देश्य क्या होते हैं। जो प्रजनन होता है, प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है मुख्यतः। तो प्रजनन का जो उद्देश्य होता है, प्रत्येक जीव की यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि वह अपनी संतान उत्पन्न करे ताकि उसकी नस्ल आगे बढ़े। यह प्रक्रिया ही प्रजनन कहलाती है। प्रजनन एक आसान भाषा में समझिए कि प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है। कोई माता पिता क्या सोचता है, कोई माता पिता जैसे पुत्र की प्राप्ति होता है तो वह सोचता है कि चलिए हमारे पीढ़ी के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए, किसी देखभाल के लिए हमारा बेटा है, देखभाल करेगा। तो प्रजनन का उद्देश्य मेन यही उद्देश्य होता है कि हमारी नस्ल आगे जो हमारी देखभाल है वह हमारे देखभाल को संभालेगा और हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। तो इसी को बोलते हैं प्रजनन का उद्देश्य। जो प्रत्येक जीव का यह स्वाभाविक प्रक्रिया होता है कि वह अपनी संतान उत्पन्न करे ताकि उसकी नस्ल आगे बढ़े। यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। अब बात करते हैं मनुष्य में प्रजनन का तरीका क्या होता है। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें प्रजनन करने का तरीका क्या होता है। मानवों में प्रजनन लैंगिक सेक्सुअल होता है। जो मानवों में प्रजनन होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका अर्थ है कि इस प्रक्रिया में नर और मादा दोनों योगदान की आवश्यकता होती है। भाई जाहिर सी बात है, जब मनुष्यों में प्रजनन की प्रक्रिया होगी तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, तब जाकर प्रजनन की प्रक्रिया होती है।
मानव में यह जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है बीबी पेरस होता है, यानी संतान का विकास माँ के शरीर के अंदर ही होता है और जब संतान तैयार हो जाता है तो तब जन्म लेता है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा जो है तैयार हो जाता है पहले, जब तैयार हो जाता है तो बच्चा जन्म लेता है। उसी प्रक्रिया को मनुष्य का प्रजनन का तरीका यही एक सिंपल प्रोसेस है। आगे हम बात करते हैं अलैंगिक एंड लैंगिक जनन में अंतर, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है? लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, यहाँ पर हम सिंपल में देखिए, कुछ जीव में प्रजनन अलैंगिक असेक्सुअल भी होता है, जहाँ केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। जहाँ केवल एक ही जीव ऐसा होता है जो संतान उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया। लेकिन मानवों में लैंगिक जनन होता है, जहाँ नर और मादा दोनों के मिलन से संतान का निर्माण होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया ले सकते हैं। लेकिन जो मानवों की प्रक्रिया होती है, जो नेचर प्रक्रिया होती है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। मेल एंड फीमेल दोनों की प्रक्रिया से यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होकर तभी फिर यहाँ का संतान का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को ही अलैंगिक में यह अंतर है। मतलब लैंगिक में क्या अंतर है, इसमें केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है, और लैंगिक में जो होता है मेल एंड फीमेल दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। यहाँ देखिए मादा जनन तंत्र डायग्राम है। ये जो है ईस्ट का मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। ईस्ट कोश क्या है, यहाँ परिवर्तनशील मुकुल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर यहाँ नवनिर्मित मुकुल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर जो कलिकाएं हैं, जो मुकुल हैं, यह अलग अलग डिवाइड करके एक संरचना की श्रृंखला पर, एक ही वर्ड के श्रृंखला पर निर्माण फॉर्मेशन कर रही हैं। आगे अब हम बात करते हैं नर और मादा जनन तंत्र क्या होता है। क्या? नर और मादा जनन तंत्र ना। नर और मादा जनन तंत्र क्या है? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिनमें वृषण, टेस्टिस, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि और शिशन, पेनिस शामिल होते हैं। जो नर जनन तंत्र होते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? टेस्टिस शामिल होता है, वास डिफरेंस से पाया जाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और साथ में पेनिस भी इसमें उपस्थित होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर है फीमेल रिप्रोडक्टिव, और ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव में देख पा रहे हैं आपकी यहाँ पर ऊपरी सतह पर यूट्रस प्रेजेंट है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, फिम्बर पाया जाता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओवरी प्रेजेंट है, यहाँ पर सेर्विक्स प्रेजेंट है, यहाँ इंडोकैरियम सिस्टम प्रेजेंट है, वजाइना, इस भाग को वजाइना प्रेजेंट है सबसे निचली भाग में। इंडोडर्मिस मेल में, इंडोडर्मिस यहाँ प्रेजेंट है, इस भाग को पेनिसेड देख पा रहे हैं, यहाँ पर यूरेथ्रा बोलते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है। टेस्टिस यह एक प्रमुख अंग है जहाँ पर शुक्राणु स्पर्म्स का निर्माण होता है। यह अंग बाहरी हिस्से में एक थैली में स्थित होता है, जिसे अंडकोश कहा जाता है। जो टेस्टिस होता है, जहाँ पर शुक्राणु, जहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, यह बाहरी हिस्से में एक थैली जैसी संरचना, थैली नुमा संरचना पर स्थित रहता है, जिसे अंडकोश के नाम से जाना जाता है। अब शुक्राणु क्या है? ये छोटे छोटे कोशिकाएं होती, जो शुक्राणु होते हैं छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं, जो संतानोत्पत्ति में अहम भूमिका निभाती है।
मतलब जो संतान उत्पन्न करने में, पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नर जनन तंत्र में शुक्राणु बनने और परिपक्व होने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु बनने, जो शुक्राणु बनता है और उसे परिपक्व होने तक होने की प्रक्रिया को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र क्या है। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में भी कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जो मादा जनन तंत्र हैं में कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिनमें अंडाशय पाई जाती हैं, यूट्रस, गर्भाशय और वजाइना शामिल होते हैं। अब यहाँ पर अंडाशय की बात करते हैं। ओवरीज, ये मादा जनन अंगों के प्रमुख होते हैं। क्या ये मादा प्रमुख जनन अंगों के में प्रमुख होते हैं। अंडाशय में अंडाणु, एक जो अंडाशय होते हैं उसमें एक का निर्माण होता है जो संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है। क्या, जो अंडाशय में अंडाणु एक का निर्माण होता है जो संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए गर्भाशय डायग्राम लगा हुआ है, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। ये जो ऊपरी भाग है इसे गर्भाशय गुहा बोलते हैं। ये जो भाग है इसे बोलते हैं गर्भाशय गुहा। यहाँ गर्भाशय विध्न बोलते हैं इस भाग के। इस्थमस, इस प्रक्रिया को इस्थमस कहते हैं। तुम्बिका और कीपक, इस भाग को कीपक बोलते हैं। इन तीनों भाग को बोलते हैं डिम्बवाहिनी नलिका। इन तीनों भाग को बोलते हैं डिम्बवाहिनी नलिका। यहाँ पर आप देखिए ये जो अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है यहाँ पर, इसे बोलते हैं झालर। इसे झालर के नाम से जाना जाता है। ये भाग देख रहे हैं रेड रेड, इसे बोलते हैं अंडाशय। यहाँ ग्रीवा प्रेजेंट है, यहाँ ग्रीवा नार उपस्थित है, यहाँ पर वजाइना उपस्थित है। गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशीय स्तर और परिगर्भाशय। ये जो अंदर की लेयर है, अंदर की लेयर को बोलते हैं गर्भाशय अंतःस्तर और गर्भाशय पेशीय स्तर इसे बोलते हैं बीच मध्यस्थ भाग को, और सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं परिगर्भाशय। अब हम आगे बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस क्या होता है ना, यहाँ पर एक भ्रूण का विकास होता है जब नर और मादा का मिलन होता है। गर्भाशय क्या है, गर्भाशय यहाँ पर जो भ्रूण का विकास होता है नर और मादा, जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो मिलन होता है, तो निषेचन के बाद भ्रूण का स्थान गर्भाशय में होता है। जब इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद जो इसका स्थान होता है गर्भाशय में होता है, जहाँ उसका विकास पूर्ण रूप से होता है। नर और मादा जनन तंत्र में अंतर, मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंतर क्या है, इसको हम जानेंगे। नर और मादा जनन तंत्र में अंतर होता है कि नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जबकि मादा में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। आप लोग ऐसे समझिए, जो नर में होता है, नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं और मादा जो होता है इसमें अंडाणु उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार नर और मादा में यही अंतर है। आगे हम बात करते हैं प्रमुख जनन अंग और उनकी भूमिका क्या क्या है। क्या प्रमुख जनन अंग की उनकी भूमिकाएं। प्राथमिक जनन अंग क्या है, नर में वृषण टेस्टिस, यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। जो वृषण है यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। मादा में अंडाशय जो ओवरी होती है, यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं आगे द्वितीयक जनन अंग। क्या द्वितीयक जनन अंग क्या होता है ना, द्वितीयक जनन अंग कह रहा है कि नर में जैसे एपिडिडिमिस, क्या नर में जैसे एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस वास और प्रोस्टेट ग्रंथि और शिशन, इनका कार्य शुक्राणु को परिवहन करना और इनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना होता है। मादा में द्वितीयक अंग जैसे कि गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि, इन अंगों का कार्य निषेचित अंडाणु को विकास के लिए उचित स्थान देना होता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं द्वितीयक जनन अंग। आगे हम बात करते हैं जनन अंगों का कार्य एवं उनके हार्मोन। इनमें जनन अंगों के इनका फंक्शन क्या होता है और उनमें हार्मोन कौन कौन से पाए जाते हैं।
नर जनन अंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इसमें एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन जिसे बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में बन सकता है बहुविकल्पी 1 नंबर में। टेस्टोस्टेरोन का प्रमुख नर जनन हार्मोन माना जाता है। यह हार्मोन जो होता है वृषण बनाता है और यह शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन जो है शुक्राणु उत्पादन करता है और शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करता है। यह शरीर में अन्य कई विकास प्रक्रियाओं के लिए भी जिम्मेदार होता है, जैसे कि मांसपेशियों का विकास। मांसपेशियों के विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है, तो टेस्टोस्टेरोन का यह प्रमुख कार्य है। आगे हम बात करते हैं मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो मादा जनन हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मादा जनन हार्मोन। बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो एस्ट्रोजन होते हैं प्रोजेस्टेरॉन होते हैं मादा जनन तंत्र के प्रमुख हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन का कार्य जो होता है अंडाणु उत्पादन को नियंत्रित करना और मादा जनन अंगों का विकास करना होता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है? गर्भाशय को भ्रूण के लिए तैयार करना और गर्भावस्था में इसे बनाए रखने के लिए उपयोग आता है। आप लोग सिंपल में समझिए कि जो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वह मादा जनन तंत्र का प्रमुख हार्मोन है। एस्ट्रोजन का कार्य है कि जो अंडाणु होते हैं और जो अंडाणु होते हैं उनको नियंत्रित करना और मादा जनन के अंग जो होते हैं उनको विकास करना होता है। और प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है? जो कि गर्भाशय होता है, गर्भाशय को भ्रूण के लिए तैयार, जो गर्भाशय होता है उसमें भ्रूण के लिए तैयार करना और गर्भावस्था में इसे बनाए रखना है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मादा जनन हार्मोन। आगे हम बात करते हैं हार्मोनल संतुलन। क्या? आगे हम बात करते हैं हार्मोनल संतुलन। हार्मोनल संतुलन क्या है कि नर और मादा जनन तंत्र में हार्मोन का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। मेल एंड फीमेल में जो जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें जो हार्मोन का संतुलन होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर में टेस्टोस्टेरोन का और मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का स्तर समान रूप से होना चाहिए ताकि प्रजनन क्रिया जो है सही प्रकार से हो सके। जो हार्मोन का संतुलन है यह कह रहा है कि जो नर और मादा जनन में हार्मोन का संतुलन, इसमें जो मेल एंड फीमेल में हार्मोन का संतुलन होना बहुत जरूरी है। नर में जो टेस्टोस्टेरोन और मादा में जो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का स्तर होता है वह समान रूप होना चाहिए ताकि जो इसमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है वह समान रूप से सही हो सके। इसी के लिए बोलते हैं हार्मोनल संतुलन। आगे हम बात करते हैं मुख्य बिंदु क्या है इसमें। अगर बात किया जाए कि मुख्य बिंदु में इसमें, तो मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं इसमें। मानव में जनन लैंगिक है और संतान का विकास मां के गर्भाशय में होता है। मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक होता है और इसमें जो संतान व विकास होता है वो मां के गर्भाशय में होता है। पहले पॉइंट। दूसरे में कहा गया है कि नर में वृषण और मादा और अंडाशय का मुख्य जनन अंग है। क्या? नर में वृषण और मादा में जो है अंडाशय मुख्य जनन अंग होता है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन प्रजनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो यह इनके मेन पॉइंट है। तो आज यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन था, इनके बारे में सामान्य जानकारी थी जो कि सभी को पता होनी चाहिए थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं और उनके बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों या मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आप अपना सहयोग और प्यार ऐसे बनाए रहिए हमारे साथ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।